हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ की। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग डिटेल सिलेबस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि बायोसेवर्ट का हम लोग को 3 एप्लीकेशन डिस्कस करना है, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कंसिडर कर लेते हैं ये एक स्ट्रेट वायर है, तो इसके आसपास किसी एक पॉइंट पी पर हम लोग को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन है, इसमें भी हम लोग को फिर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बट इस वायर को अब हम लोग क्या कर देते हैं? सर्कुलर लूप बना देते हैं। तो अगर इस वायर को अगर मैं फोल्ड करके कुछ ऐसा कर दूं, फोल्ड करके कुछ ऐसा शेप बना दूं, फिर इसमें आई करंट फ्लो करवा दूं, तब इसके सेंटर पर, सेंटर मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम लोग O कंसिडर कर सकते हैं या C कंसिडर कर सकते हैं या P कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इस वायर में या लूप में जो आई करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। और थर्ड एप्लीकेशन में भी फिर से हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। बट अब हम लोग इस वायर को क्या कर देते हैं? पूरा ही सर्कुलर लूप बना देते हैं। इस वायर को हम लोग क्या करते हैं? पूरा ही सर्कुलर लूप बना देते हैं और इसमें हम लोग आई करंट फ्लो करवा देते हैं। तब इसका जो एक्सिस है, एक्सिस में किसी पॉइंट P पर हम लोग को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बायोसेवर्ट का एप्लीकेशन जो है 3 टाइप का एप्लीकेशन होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है एक स्ट्रेट वायर दे दिया जाता है, इसकी वजह से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट P पर। और जब हम लोग इसी वायर को फोल्ड करके जब हम लोग एक लूप बना लेते हैं, तो उस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके बाद इसी वायर को फिर से हम लोग फोल्ड करके एक लूप बना लेते हैं, फिर इसके जो सेंटर पर एक्सिस होता है, एक्सिस पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये इसके एप्लीकेशन है। और इन तीनों एप्लीकेशंस में ये जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है और थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है, ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट इन दोनों एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए और आगे के सिलेबस में एम्पियर्स लॉ को पढ़ने के लिए हमको फर्स्ट एप्लीकेशंस को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आगे बहुत यूज़ होता है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशंस को भी अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बायोसेवर्ट के फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। जैसे कि आप लोग इस नीचे दिए हुए फिगर में देख पा रहे हैं, एक्स वाई हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें आई करंट फ्लो करवाया गया है। एक्स वाई हमारे पास क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें आई करंट को फ्लो करवाया जा रहा है। और इस कंडक्टर का लेंथ हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि टोटल लेंथ आप लोग कैपिटल L कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस कंडक्टर का सेंटर पॉइंट हम लोग Q को कंसिडर कर लेते हैं। इस पूरे कंडक्टर का एक सेंटर पॉइंट Q कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से A डिस्टेंस पर, यहाँ से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, जहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बोलने का मतलब ये है, वेक्टर dB के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब dB का वैल्यू कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर। अच्छा, अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर मैं dB क्यों लिखा हूँ, B क्यों नहीं लिखा हूँ। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो एक्स वाई कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वजह से पूरे कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? B होगा। बट यहाँ पर पॉइंट P पर हम लोग को dB कैलकुलेट करने का, बोलने का मतलब ये है कि हम लोग इस पूरे कंडक्टर में एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, चाहो तो आप लोग इसको AB नाम दे सकते हो। AB को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं DL लेंथ का स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हैं, या इसी को करंट एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो हम लोग स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, इसका सेंटर पॉइंट को O कंसिडर कर लेते हैं, और जहाँ से L डिस्टेंस पर, जहाँ से L डिस्टेंस पर, ये L डिस्टेंस जो है कुछ भी हो सकता है, L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कुछ भी कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। तो O से L डिस्टेंस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? इस पूरे कंडक्टर का सेंटर पॉइंट Q कंसिडर करे हैं।
एल डिस्टेंस पर। और यहाँ पर जो ए बी स्मॉल एलिमेंट लिए हैं इसको हम लोग लेंथ एलिमेंट बोलते हैं या करंट एलिमेंट लेते हैं। और करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है करंट के डायरेक्शन में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इस पॉइंट O से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसिडर किए, यहाँ पर वेक्टर R कंसिडर किए हैं। और यहाँ पर ये जो करंट एलिमेंट है और जो वेक्टर R है दोनों के बीच के एंगल को क्या कंसिडर किए हैं, थीटा कंसिडर किए हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट P का। इस पॉइंट P का अगर पॉइंट Y से अगर हम लोग इसका पोजीशन देखें तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक इमेजनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक एंगल मिलता है जिसको φ2 कंसिडर कर लेते हैं, जिसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव y एक्सिस और अगर हम लोग इसको निगेटिव y एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक्स वाई कंसीडर किया गया था आप लोग की बुक में, लेकिन आप लोग इसको निगेटिव y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो φ2 का एंगल का जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ कंसीडर किया गया है। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर निगेटिव y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं और यहाँ से फिर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें पॉइंट P की तरफ तो फिर यहाँ पर हमको एक और एंगल मिलेगा जिसको हम लोग φ1 कंसिडर किए हैं और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा निगेटिव y एक्सिस की तरफ। यहाँ पर φ1 को हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव φ1 बोल सकते हैं और φ2 को यहाँ पर बोल सकते हैं पॉजिटिव φ2 बोल सकते हैं इसी वजह से। और यहाँ पर जो पॉइंट O है और पॉइंट P है और पॉइंट Q है, यहाँ पर भी हम लोग को एक एंगल मिल रहा है जिसको φ कंसिडर किया गया है। तो ये रहा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इसका जो डायग्राम है उसका डिटेल। आई होप ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा इस डायग्राम का। चलिए एक बार मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट है जिसको क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्स वाई हम लोगों ने देखा, तो एक्स वाई को कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कहा जाता है, जिसको आप लोग प्लस वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस कंसिडर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पी क्यू। पी क्यू जैसे कि यहाँ पर है क्यू पॉइंट और पी पॉइंट, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस है। और डी एल को कहा जाता है करंट एलिमेंट ऑफ ओ। यहाँ पर पॉइंट O है और ये जो कंडक्टर है इसका करंट एलिमेंट किसको कहा जाता है, वेक्टर dl को कहा जाता है। और यहाँ पर l को क्या कहा जाता है, पॉइंट O और Q के बीच का डिस्टेंस कहा जाता है। और यहाँ P को क्या कहा जाता है, इसको आर्बिट्ररी पॉइंट कहा जाता है या ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहा जाता है इसको। और वेक्टर R को क्या कहा जाता है, ये डिस्टेंस है या इसी को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। और डिस्टेंस किसके किसके बीच का है, जो पॉइंट P है और जो पॉइंट O है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहा जाता है। और I का मतलब क्या है, तो इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है करंट। और यहाँ पर अगर फाई की बात करें तो ये जो एंगल है वो ओ पी क्यू ये वाला एंगल है फाई, ठीक है। उसी प्रकार फाई वन क्या है, एंगल एक्स पी क्यू मतलब यहाँ पर इस पॉइंट को अगर एक्स कंसिडर करें तो यहाँ पर एक्स पी क्यू, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, फाई वन हो जाएगा। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें फाई टू की तो एंगल वाई पी क्यू मतलब वाई पी क्यू, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, फाई टू हो जाएगा। तो आई होप अब आप लोग को ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डायग्राम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग को पता है बायो-सेवर्ट लॉ से। बायो-सेवर्ट लॉ से हम लोग को पता है डी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं। अब फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू बोलने का मतलब क्या है, ओ पी क्यू, यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है हमको। इस ट्रायंगल को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए यहाँ भी ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, O है। और यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल है फाई,
ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है थीटा, यहाँ पर एक एंगल है फाई, और यहाँ पर एक एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। तो हम लोग को पता है ट्रायंगल में जो 3 एंगल होता है सभी का एडिशन जो है 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, ये हम लोग को मैथमेटिक्स में पता है। अब यहाँ से 90 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। और जब मैं 180 में से 90 को सबस्ट्रेट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर 90 मिलेगा, और ये वाले फाई को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है 90 माइनस फाई मिल जाता है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। और हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में देख चुके हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिए हुए हैं, फाई लिए हुए हैं, इसलिए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इस इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। चलिए फिर से अब हम लोग इसी ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू। फिर से इसी ट्रायंगल में देखते हैं, अगर यहाँ पर मैं कॉस फाई का डेफिनेशन लगा दूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो ये होगा हाइपोटेनियस और ये होगा बेस, इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और ये होगा परपेंडिकुलर। और अगर मैं इसमें कॉस फाई का वैल्यू लगा दूं, कॉस फाई का डेफिनेशन लगा दूं, तो हम लोग को पता है कॉस फाई का वैल्यू क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, क्यू पी, बेस का वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्यू पी, और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, ओ पी। तो ओ पी का वैल्यू कितना है, क्यू पी लिख दिए अपॉन ओ पी, और क्यू पी का वैल्यू क्या है, ए है। क्यू पी का वैल्यू क्या है, क्यू पी का वैल्यू है ए, तो यहाँ पर ए लिख दिए हैं। ओ पी का वैल्यू क्या है, ये है ओ पी, तो यहाँ पर ओ पी को हम लोग कंसिडर करें वेक्टर आर, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ए अपन आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको इधर, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या मिल गया जी, ए अपॉन कॉस फाई मिल गया। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस 1 अपॉन कॉस फाई, और 1 अपॉन कॉस फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक फाई। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या मिल गया, ए सेक फाई, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से हम लोग इसी ट्रायंगल में, फिर से इसी ट्रायंगल में अगर टेन फाई का फॉर्मूला लगा दूँ तो टेन फाई का वैल्यू जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ जी, ओ क्यू है, कितना है, ओ और क्यू है, इसका वैल्यू कितना है, एल है ना, तो यहाँ पर एल लिख दिए हैं। बेस का वैल्यू कितना है, क्यू पी मतलब ए, क्यू पी मतलब ए, तो यहाँ पर आ गया एल अपॉन ए, है ना। तो यहाँ से ए को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो एल इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, एल इज इक्वल्स टू ए टेन फाई मिल जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई। अगर इस इक्वेशंस का मैं फाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई, है ना। अब डी एल यहीं रखते हैं, डी फाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमको मिल जाता है डी एल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई मिल जाता है। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो आई होप इक्वेशन नंबर 5 तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 5, 3, 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन सभी के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। एक बार दिखा देता हूँ कहाँ का वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं। देखो, इक्वेशन नंबर 5 से डी एल का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4 से एल का वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 3 से आर का वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 2 से साइन थीटा का वैल्यू। इन सभी का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये है इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास आर का भी वैल्यू है, डी एल का भी वैल्यू है, और साइन थीटा का भी वैल्यू है। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा उसको देखते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट का वैल्यू है, कांस्टेंट के का वैल्यू क्या है जी, म्यू 0/4 होता है ना। तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 आई, ब्रैकेट में हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और ये हो जाएगा कॉस फाई अपॉन आर का वैल्यू क्या था, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई ऐसा था। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का एक ए कट जाएगा ए से, और सेक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। आगे देखते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशंस फ्रॉम -φ1 टू φ2।
फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P थ्रू होल कंडक्टर। चूंकि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं पॉइंट P पर, वो केवल इस लेंथ के लिए है, वो केवल इस लेंथ के लिए है ना। अब हम लोग को क्या करना है, पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब B का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं, तो पूरे कंडक्टर के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस वजह से हम लोग इस इक्वेशंस को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तो एक एंगल है φ1, दूसरा एंगल है φ2। φ1 का डायरेक्शन हम लोग क्या किए थे, नेगेटिव डायरेक्शन में कंसिडर किए थे, और φ2 का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर -φ1 से +φ2 तक हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b = इंटीग्रेशन -φ1 से लेकर -φ2, और ये आ जाएगा dB। अब dB का वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 से है, तो इसको उठाकर हम लोग यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा b = μ0I/4π मिल जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू था, इसलिए मैं इसको क्या कर दिया हूँ, बाहर निकाल दिया हूँ। सॉरी फॉर दैट, ये q नहीं है, ये a है। क्या है, a है, ये वाला a है। और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, -φ1 φ2 cos φ d φ है, ये अंदर बच जाएगा। क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो फाई से संबंधित जो डाटा है यहाँ पर उसी को अंदर रखना है, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू उन सबको बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा μ0I/4πa। और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को पता है cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, sin थीटा होता है। और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा sin φ, और ब्रैकेट में हो जाएगा -φ1 φ2 हो जाएगा, है ना। तब हम लोग यहाँ पर अब लिमिट ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन तो कर दिए, अब लिमिट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, फाई के जगह पर एक बार हम लोग φ2 रखेंगे, और फाई के जगह पर एक बार φ1 रखेंगे माइनस करके। तो ये हो जाएगा sin φ2 माइनस sin -φ1 हो जाएगा, क्योंकि ये -φ1 है। अब आप लोग को पता होगा, फिर क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, sin - θ क्या होता है, -sin θ होता है। इसलिए यहाँ पर sin -φ1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये जब बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा b = μ0I/4πa sin φ2 + sin φ1। और यही इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए किसी पॉइंट P पर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। अब चलिए कुछ कंडीशंस है उसकी बात करते हैं। अगर यहाँ पर φ1 का वैल्यू 90 होता या 0 होता, या φ2 का वैल्यू 90 होता या 0 होता, तब यहाँ से हम लोग को कौन कौन सा कंडीशन मिलता उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग अभी क्या रिजल्ट निकालने हैं, स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाले, ये वाला एक्सप्रेशन निकाले हैं। अगर यहाँ पर φ1 का वैल्यू हम 90 पुट कर दें और φ2 का भी वैल्यू 90 पुट कर दें, तो हम लोग को पता है sin 90 का वैल्यू क्या होता है जी, sin 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 μ0I/4πa हो जाएगा। और अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ b = 2 μ0I/2, सॉरी ये 2 नहीं रहेगा क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 2πa। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ होगा एम्पियर्स लॉ में। ठीक है, क्या फॉर्मूला मिला, b = μ0I/2πa मिला है। अब अगर मैं φ1 का वैल्यू 90 कंसिडर करूं, φ2 का वैल्यू अगर मैं 0 कंसिडर कर लूं, तब क्या होगा, तब ये फॉर्मूला होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, b = μ0I/4πa मिलेगा। और अगर मैं दोनों को 0 ले लूं तो ये पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। अगर φ1 φ2 का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो पूरा b का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर φ2 को अगर मैं 90 ले लूँ और φ1 को अगर मैं 0 ले लूँ, तो उस सिचुएशंस में भी मुझे क्या मिलेगा, यही फॉर्मूला मिलेगा। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, φ2 = 90 ले लूँ और φ1 = 0 ले लूँ, तब भी मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं, ग्राफ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट कैसे देखेंगे, तो ये x एक्सिस है, कंसिडर कर लेते हैं, ये y एक्सिस है।
यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस मतलब ए, वाई एक्सिस में बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशंस को देखो, बी और ए के बीच क्या रिलेशन है जी, बी और ए के बीच रिलेशन है 1/a का। मतलब यहाँ पर b का वैल्यू बढ़ाने पर a का, मतलब a का वैल्यू बढ़ाने पर b का वैल्यू जो है क्या होता है, घटता है, और a का वैल्यू कम करने पर क्या होता है, b का वैल्यू कम होता है। मतलब ये इन्वर्सली रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या इसी को बोल सकते हैं रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे सेटिस्फाइड होगा, तो ये रिलेशन इस वाले कर्व से सेटिस्फाइड होगा। देखो जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, बी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब बी का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ए का वैल्यू क्या होता है जी बी का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर इधर से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखो बी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो बी का वैल्यू बढ़ रहा है तो ए का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो याद रखिएगा, किसी किसी बुक में बी प्रोपोर्शनल 1/r दिया जाता है, किसी किसी बुक में ए की जगह पर r लिया जाता है और r की जगह पर a लिया जाता है। तब भी कंफ्यूज मत होइएगा, तब भी हम लोग को कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा इस सिचुएशंस के लिए भी। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट टू बी नोटेड दैट हेयर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी यूज राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट किए हैं बी, अगर इसका डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए एक बार रीड कर देता हूँ मैं ही। इफ़ वी होल्ड द स्टेट कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट एक्सटेंडेड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, then the direction of curl of fingers will give the direction of the magnetic field। जैसे कि ये वाला स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ना, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि ये x है और ये y है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग को क्या रखना है, अपने थंब को रखना है, और जो 4 फिंगर है इसको कर्ल कर देना है। ठीक है, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखकर हमारा जो 4 फिंगर है इसको क्या कर देना, कर्ल कर देना या घुमा देना है। कर्ल का मतलब होता है घुमा देना है। तो घुमाने के बाद ये 4 फिंगर का जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि अभी ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना, वही डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि अभी तो ये वाला जो डायरेक्शन है करंट का नीचे से ऊपर है, जैसे कि ये x है और ये y है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। यहाँ से ऐसे घूम के वापस ऐसे आएगा। और अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, करंट को इधर से फ्लो करवा दें y-x, उल्टा फ्लो करवा दें y से x की तरफ, तो यही डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर से इंटर करेगा, इधर से इंटर करेगा और इधर से जाएगा। तो इस प्रकार से राइट हैंड रूल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो है अब पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे बायो-सेवर्ट के सेकेंड एप्लीकेशंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, CBSE एग्ज़ाम हो चाहे CISE एग्ज़ाम हो, ICSE एग्ज़ाम हो, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बट जो स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, अब उसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके कुछ इस प्रकार का शेप बना लेते हैं। तो इस सिचुएशंस में हमको इस लूप के सेंटर पर हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ना। कंसिडर कर लेते हैं ए बी हमारे पास क्या है, कंसिडर कर लेते हैं ए बी हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है जो कि एक सर्कुलर लूप के शेप में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं। तो आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका कुछ ना कुछ लेंथ रहा होगा। इसका टोटल लेंथ अगर हम लोग L कंसिडर कर लें
तो इस पूरे कंडक्टर में एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट को ए बी कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है, अगर पूरे वायर की लेंथ एल है, अगर पूरे वायर की लेंथ एल है तो इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डी एल। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ओ, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, जो कि क्या है, इस लूप का सेंटर पॉइंट है। और यहीं पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स डीबी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, डीबी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाए कितना है का, तो हम लोग पूरे लूप के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन में अभी करे हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा, और यहाँ पर ही जो क्रॉस का निशान दिया हुआ है ना, इसका मतलब याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इनवर्ड है। इस टाइप का जब भी सिंबल आप लोग को दिखे तो समझ जाना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जी, इनवर्ड होगा। क्या होगा, इनवर्ड होगा। और यही सिंबल अगर डॉट रहता, अगर सिंबल कुछ ऐसा रहता, तो याद रखना इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता, आउटवर्ड होता। क्या होता, आउटवर्ड होता। और यहाँ पर क्या है, क्रॉस का निशान है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। और राइट हैंड रूल लगाएं तो ये अंदर की तरफ ही होता है। और पिछले जो फर्स्ट एप्लीकेशन में देखे थे उसमें भी ऐसे ही क्रॉस का निशान था। अच्छा, इसमें क्रॉस का निशान नहीं है, जब हम लोग बायो-सेवर्ट का लॉ देखे थे उसमें था ऐसा निशान। तो ये निशान देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर क्रॉस का निशान है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। और अगर डॉट का निशान है तो इसका जो डायरेक्शन है आउटवर्ड होगा। ठीक है। और अगर इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग ना राइट हैंड रूल लगा के देखना या स्क्रू रूल लगा के देखना, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप ये डायग्राम भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ए बी क्या चीज़ है, एक कंडक्टर है ना, जिसको हम लोग फोल्ड करके एक लूप बना दिए हैं। आई क्या है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू है। डी एल क्या है, एक लेंथ एलिमेंट है छोटा सा, है ना। वेक्टर आर क्या है, यहाँ पर वेक्टर आर जो है पॉइंट ओ और ये जो डी एल स्मॉल एलिमेंट है उनके बीच का डिस्टेंस है। और ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है, जो सर्कुलर लूप बना है यहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, जहाँ पर हमको b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हम लोग को पता है बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर r अपन r का क्यूब होता है। या इसी को स्केलर फॉर्म में हम लोग लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा, म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा अपन r का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से r और r कैंसिल आउट होगा तो इसी को लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपन r स्क्वायर। ये हम लोग को पता है बायो-सेवर्ट लॉ। और यहाँ पर डी एल और वेक्टर r क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 90 होगा। इसीलिए इस इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी नया चीज़ नहीं है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है। वहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेट किए थे लिमिट इंटीग्रेशन था, और वहाँ पर लिमिट क्या था, फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में -φ1 से लेकर -φ2 तक हम लोग को क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है ना। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर लिमिट क्यों है, लिमिट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर लूप है। जब भी सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको कोई रेंज मिलता ही नहीं है ना। इस वजह से यहाँ पर इस टाइप का इंटीग्रेशन यूज़ किया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, dB का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से लाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं और जो कांस्टेंट नहीं है उसको अंदर ही रखते हैं। तो यहाँ पर म्यू 0 I/4 पाई r स्क्वायर क्या है, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बच जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब आप लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन के टाइम देखे थे कि x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है। वैसे यहाँ l के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो dl का वैल्यू क्या हो जाएगा, l के इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं।
तो ये एल हो गया। अब यहाँ पर सर्कुलर लूप की बात हो रही है, तो सर्कुलर लूप का लेंथ कितना है जी, एल इज इक्वल टू कितना है 2 पाई आर कंसिडर कर सकते हैं। तो एल के जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, 2 पाई आर रख देता हूँ। अब यहाँ पर 2 पाई आर रखने के बाद ये 2 जो है 2 टाइम्स में 4 का वैल्यू कट जाएगा, 2 1 दी 2, 2 2 दी 4, पाई पाई से कट जाएगा, आर जो है आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से कटने के बाद हम लोग के पास जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, μ0 I अपॉन 2r बचेगा। तो फाइनली हम लोग को कितना मिल गया जी, b का वैल्यू जी, b इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2r मिल गया। और इसी को कहा जाता है सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहा जाता है किसके लिए, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सर्कुलर लूप में है और उसके सेंटर पॉइंट पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहा जाता है। और अगर ये सर्कुलर लूप जो है एक ना होकर बहुत सारे टर्म्स रहते तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2rn हो जाएगा, जहाँ पर n को कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स कहा जाता है। तो ये वाला एप्लीकेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये एप्लीकेशन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, जब भी किसी सर्कुलर लूप के लिए सेंटर पर हम लोग क्या निकालते हैं, सर्कुलर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये मिलता है b इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2r और b इज इक्वल्स टू μ0 I n अपॉन 2r। ओके, अब चलिए थर्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। बायोसेवर्ट के थर्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसमें भी हम लोग को b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बट सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, सर्कुलर लूप के सेंटर पर हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोग कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, अब सर्कुलर लूप के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर लूप के सेंटर के किसी एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये भी। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हम लोग ऐसा सर्कुलर शेप में बना दिए हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या है, I है, और इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, सर्कुलर लूप है तो, है ना। तो इसके रेडियस को हम लोग a कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इस कंडक्टर में एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। इस कंडक्टर का टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ यहाँ पर L कंसिडर किया गया है। और अगर इसमें हम लोग स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करें, इस स्मॉल एलिमेंट को AB कंसिडर कर सकते हो, जिसकी लेंथ कितनी है, dl है। पूरे कंडक्टर की लेंथ अगर l है तो स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, वेक्टर dl होगा, है ना। और इस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट C, सेंटर पॉइंट को यहाँ पर C कंसिडर किया गया, तो सेंटर पॉइंट से A डिस्टेंस पर है, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर लूप का हम लोग रेडियस कितना कंसिडर किए हैं, A, तो यही इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। और C पॉइंट से, सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं जहां पर हम लोग को dB का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जहां पर dB का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर लूप का जो स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ से हम लोग वेक्टर r डिस्टेंस ले लेते हैं P के डिस्टेंस को, और जितना डिस्टेंस यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट मिला है, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्मॉल एलिमेंट मिला है, यहाँ पर इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप पर हर एक पॉइंट पर किसी भी वेरिएबल का या किसी भी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है या रेडियस है हर एक पॉइंट पर सेम होता है। इस वजह से अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर लेंथ एलिमेंट वेक्टर dl है, तो इस पॉइंट पर भी उसका लेंथ एलिमेंट कितना होगा, वेक्टर dl ही होगा। और इस पॉइंट से अगर आर्बिट्ररी पॉइंट P का डिस्टेंस अगर वेक्टर r है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितना होगा, वेक्टर r ही होगा। और अगर वेक्टर r का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक एंगल मिलता है फाई। तो ये एंगल कौन सा है, पॉइंट C P, और इसको हम लोग O कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ ये जो dl जो है, ये जो स्मॉल एलिमेंट लेंथ का
जो है इसको हम लोग O पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो पॉइंट O, P और C, यहाँ पर कौन सा एंगल मिलता है, फाई। और जितना एंगल यहाँ पर मिल रहा है उतना ही एंगल यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि ये सर्कुलर लूप का केस है। तो यहाँ पर पॉइंट C, इस पॉइंट को आप लोग O डैश कंसिडर कर सकते हो, इस वाले पॉइंट को O डैश कंसिडर कर सकते हो। और जो C, P और O डैश यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो उतना ही एंगल मिलेगा जितना यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल कौन सा है, OPC, ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल OPC। अगर इसमें मैं ट्रायंगल लॉ लगा दूं, तो ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, CP यहाँ पर बेस हो जाएगा और यहाँ पर OP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और OC क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है r इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इतना मिलेगा। यहाँ भी उतना ही मिलेगा, यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा कि वेक्टर r का वैल्यू हम लोग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्यों लिखे हैं, तो वो इस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। तो ये जो पॉइंट P है, ठीक है, अब चलिए यहाँ पर पॉइंट P पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लिया हुआ है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मुझे ये डायग्राम फिर से बनाकर बताना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक सर्कुलर लूप लिए थे, हम लोग क्या लिए थे, एक सर्कुलर लूप लिए थे, और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हम लोग कुछ ऐसा कंसिडर किए थे, ये करंट का डायरेक्शन है। और अगर हम लोग इसके रेडियस की बात करें तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग C लिए थे, ये रेडियस A है। ठीक है, और ये सेंटर से एक एक्सिस जाता है जो कि इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो यहाँ से एक एक्सिस कंसिडर किए थे, ये इसका एक्सिस है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ से x डिस्टेंस पर क्या लिए थे, एक पॉइंट P लिए थे, आर्बिट्ररी पॉइंट P लिए थे, है ना, इतना क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग एक लेंथ एलिमेंट लिए थे, इसको हम लोग DL नाम दिए थे, और यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट दिए थे। तो यहाँ पर जो लेंथ एलिमेंट दिए हैं, तो लेंथ एलिमेंट वो होता है जो करंट के डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको करंट एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर था, है ना, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका डायरेक्शन इधर था और इसका डायरेक्शन किधर था, इधर था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग DL कंसिडर किए थे। अब चूंकि यहाँ पर दोनों का, इसको L डैश कंसिडर कर लेते हैं जस्ट नोटेशन के लिए, है ना, ताकि हमको पता चले ये इस पॉइंट पर है, O डैश पॉइंट पर है और ये O पॉइंट पर है, ऐसा पता चले, मतलब अलग अलग पॉइंट पर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो इसलिए हम लोग इसको दूसरा दूसरा डिनोट कर सकते हैं। वैसे ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। और ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेडियस A है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर A है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा जी, A होगा। अच्छा हाँ, और इसका जो करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट लिए हैं, ये कैसे लिए हैं, चूँकि इसका लेंथ क्या है, टोटल लेंथ L था, है ना, तो ये स्मॉल लेंथ है इसलिए DL लिए हैं। लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, DL का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है, क्या है, आउटवर्ड है, जबकि DL का जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग R डिस्टेंस पर, वेक्टर R डिस्टेंस पर क्या कंसीडर किए थे, एक पॉइंट P कंसीडर किए थे, और यहाँ से वेक्टर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर किए थे। ये इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है और ये वाले लेंथ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस है। और यहाँ पर हमको एक एंगल मिल रहा था जिसको हम लोग फाई कंसिडर किए थे, यहाँ पर भी एक एंगल मिल रहा था जिसको हम लोग फाई कंसिडर किए थे। अब इस पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो याद रखिएगा, ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो DL है और ये जो वेक्टर R है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DL का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, क्या है, आउटवर्ड है, मतलब ये DL का डायरेक्शन है, आउटवर्ड है।
तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और ये आर का जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और ये वेक्टर आर का डायरेक्शन है। तो हम लोग स्क्रू रूल से ऑलरेडी देख चुके, जो तीसरा वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये डीएल का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन जो है ना आउटवर्ड है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, है ना। और ये जो है आर का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन होगा, ये बी का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड डी बी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर इस वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड है मतलब ये कुछ ऐसा है, और इनवर्ड है मतलब ये कुछ ऐसा डिनोट कर सकते हैं इसको, ये डी एल का है ना, डी एल के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये आर का डायरेक्शन होगा, ये होगा डी एल का डायरेक्शन और ये होगा आर का डायरेक्शन। अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये हो जाएगा आपका डीएल का डायरेक्शन और ये हो जाएगा आर का डायरेक्शन। तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब ये डी बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है, स्क्रू रूल से, या फिर हम लोग टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट्स के रूल से इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर इसके और इसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मिलेगा। एक्चुअल में ये डायग्राम जो है आप लोग को 3D इमेज में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, ये 2D में हम लोग बना रहे हैं इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा। ये है कैपिटल आर का डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है इनवर्ड है, ठीक है। कहाँ है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ। और इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब ये बाहर की तरफ है। जैसे कि ये कोई लूप है ना, तो लूप का डायरेक्शन क्या है, इधर है, मतलब यहाँ पर आउटवर्ड होगा, यहाँ पर इनवर्ड होगा, यहाँ पर आउटवर्ड होगा डायरेक्शन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, आर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर में किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डी बी मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वेक्टर बी है इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर डी बी है, डी एल के रिस्पेक्ट में और डी एल डेस के रिस्पेक्ट में इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, इस वजह से इसको डिफाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जो है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट कैसे लेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इधर साइन थीटा ले लेते हैं, इधर कॉस थीटा ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इधर कॉस थीटा आएगा, इधर क्या आएगा, अगर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग कंपोनेंट लें तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा डीबी क्या मिलेगा जी, कॉस फाई मिलेगा, और इधर हम लोग को क्या मिलेगा, डीबी साइन फाई मिलेगा। उसी प्रकार इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का अगर कंपोनेंट लूँ तो इधर हम लोग को मिल जाएगा डीबी कॉस फाई, क्या मिल जाएगा, डीबी कॉस फाई, और इधर हम लोग को मिल जाएगा डीबी साइन फाई। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट कंपोनेंट ये है, और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ये है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर देखो dB साइन फाई, dB साइन फाई, dB कॉस फाई, और ये dB कॉस फाई। अच्छा, यहाँ पर इसको आप लोग नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, इसलिए आप लोग को बुक में यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा। वैसे आप लोग इसको नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। अच्छा हाँ, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसको हम लोग को इस एक्सिस में लेना था और इसको इस एक्सिस में, तो ऐसा क्यों नहीं लिए हैं। तो इसका रीज़न ये है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो y एक्सिस है और ये जो x एक्सिस है, दोनों के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, ये सबको पता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ एंगल पहले से है फाई,
तो ये जो एंगल बच गया है, ये वाला जो बचा हुआ एंगल है, ये कितना होगा? तो 90 में से अगर फाई को हटा दें, 90 में से अगर फाई को हम लोग हटा दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो हम लोग को पता है ये वाला जो लाइन है ये किसका वैल्यू है? आर का वैल्यू है। और ये वाला लाइन कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड का है। तो दोनों के बीच कितना एंगल होता है जी? 90 डिग्री होता है, ये हम लोग को पता है। और ये वाला एंगल पहले से कितना है? 90 माइनस फाई है। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल क्या करना है? मुझे निकालना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा जी? तो ये 90 में से मैं क्या कर दूंगा, जो एंगल पहले से पता उसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर 90 माइनस फाइव करूँगा, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 90 प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइव बचेगा। तो ये वाला एंगल का वैल्यू क्या हुआ जी? फाइव हुआ। ये वाले एंगल का वैल्यू क्या हुआ? फाइव हुआ। और इसी चीज़ को यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा? फाइव होगा। अब ये कैसे आया मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दी हूँ। अब चलिए इसी प्रकार इस वाले एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को फाइव मिलेगा। अब यहाँ पर कैसे फाइव मिलेगा? तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है। ये वाला एंगल कितना है जी? फाइव है। और ये वाला एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो 90 में से फाइव सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना है? ये आर और बी के बीच का एंगल है। और आर और बी के बीच का एंगल कितना होता है जी? 90 डिग्री। अब फिर हम लोग 90 में से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे ये वाले एंगल को, तो हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस फाइव हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम लोग को कितना एंगल मिल गया जी? फाइव। तो इसलिए यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा कि ये वाला फाई कैसे आया है ना। अब आप लोग को पता है जो एंगल का पास वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। और एंगल से जो दूर होता है उस वाले एक्सिस को हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एंगल के पास जो लाइन होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, और अदर एक्सिस जो बच जाता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, जैसे 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ये एंगल बना रहा है थीटा, इस डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, ये आर है ये पी है, तो आर कॉस थीटा लेते हैं। और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं जी? आर साइन थीटा। ठीक है, तो वही केस यहाँ पर भी है, वही केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर इस एंगल का डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो एंगल का डायरेक्शन क्या है? इधर है। इसलिए हम लोग इसको क्या किए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर किए हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एंगल का डायरेक्शन इधर है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर किए हैं। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो डायग्राम है, यहाँ पर जो कंपोनेंट है डी बी साइन फाई, डी बी कॉस फाई, ये सारा चीज़ क्यों लिया गया है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोग करंट देखें, उसके बाद लेंथ एलिमेंट देखे DL और DL डैश, उसके बाद R देखे। R क्या चीज़ है? यहाँ पर R जो है पॉइंट O और P के बीच का डिस्टेंस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं DL डैश और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है ना। DB क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट की वजह से। और DB साइन थीटा क्या है? DB साइन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। और DB कॉस फाई को हम लोग बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पर पी क्यू क्या चीज़ है यहाँ पर? तो ये P है और ये Q है। तो P Q यहाँ पर एक वेक्टर है, या फिर मैग्नेटिक वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं इसको। और P Q डैश क्या है? P Q डैश जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को डिफाइंड करता है। किसके रिस्पेक्ट में? ये DL के रिस्पेक्ट में, सॉरी DL डैश के रिस्पेक्ट में है। और ये किसके रिस्पेक्ट में? DL एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यहाँ पर PQ में अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये क्या होगा जी?
ये होगा आर और डी एल के परपेंडिकुलर, और यहाँ पर क्या होगा, डी एल डैश और आर के परपेंडिकुलर होगा। और ए यहाँ पर क्या चीज़ है, जो सर्कुलर लूप लिए हैं उसका रेडियस कंसिडर कर सकते हैं, है ना। या फिर बोल सकते हैं पॉइंट सी और पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट सी और ओ डैश पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। और एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है पॉइंट सी और पॉइंट पी का डिस्टेंस है ना। पॉइंट सी और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर फाई क्या है, फाई एंगल है, किसके किसके बीच का, कौन सा एंगल है, पॉइंट ओ डैश सी और पी के बीच का एंगल है। और यही एंगल हम लोग को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह पर मिला हुआ है, और ये कैसे आया मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑलरेडी हम लोग को पता है बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है जी, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपन आर का क्यूब। यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया हूँ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 सब्सटीट्यूट कर दूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 क्यों सब्सटीट्यूट करूँगा, क्योंकि डी एल और आर के बीच जो एंगल है वो कितना 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये वाला इक्वेशंस क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 रख दूं तो ये 1 हो जाएगा, और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ CP। यहाँ पर पॉइंट P पर अब हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं जी, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB। और लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन की वजह से हम लोग साइन थीटा लिए हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या है, CP डायरेक्शन है। अब फिर इसके लिए हम लोग को डायग्राम में जाना पड़ेगा। CP डायरेक्शन बोलने का मतलब है कि यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में है किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन CP डायरेक्शन में क्या लिए हैं हम लोग, DB साइन थीटा लिए हैं। तो यहाँ पर इस पूरे लूप की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमको इस क्वांटिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग को पता कैसे चला कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका रीज़न ये है, इसको पता करने के लिए, जैसे कि ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, तो करंट का फ्लो कुछ ऐसा है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा मतलब अदर साइड जो है साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ पोल होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में CP डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू क्या लिए, DB साइन फाई। इस वजह से यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, DB साइन थीटा साइन फाई का करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी भी लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई लूप है, इसमें करंट ऐसा कुछ फ्लो हो रहा है, तो इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होगा ना, क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस वजह से DB साइन, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख दिया हूँ, ये स्क्वायर नहीं आएगा। ये स्क्वायर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है और R का वैल्यू होता है अंडर रूट एक्स, A का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो अंडर रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट जो है कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, फाइनली A स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर मिलेगा,
ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर हम लोग को कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल जो OPC था, ट्रायंगल क्या था, OPC था, यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा की जगह फाई लिया है यहाँ पर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ट्रायंगल OPC क्या था, एक बार यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये वाला पॉइंट क्या था, P था, ये वाला पॉइंट क्या था, C था, और ये वाला पॉइंट क्या था, O था, है ना। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा था फाई, है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऐसा कुछ बन रहा था। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब OC हो जाएगा, और H का वैल्यू क्या हो जाएगा, OP। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर OC का वैल्यू क्या था, A था, है ना, ये वाला वैल्यू क्या था जी, A था, और हाइपोटेनियस का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, R, और R का वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, √A² + x का स्क्वायर। तो ये मिल गया हम लोग को साइन फाई का वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा μ0I/4π, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये तो बाहर निकल जाएगा, अंदर में हमारे पास क्या बचेगा, केवल dl बचेगा, क्योंकि साइन फाई का ये वाला वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी बाहर निकल जाएगा A/√A, और ये वाला वैल्यू भी बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या रहेगा, केवल l का फंक्शन, तो यहाँ पर l का फंक्शन तो कोई है ही नहीं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dl हो जाएगा। और इंटीग्रेशन dl का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, l लिखते हैं, पहले भी देख चुके हैं, है ना, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग समझ जाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिला है, एल मिला है ना। तो यहाँ पर फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, b = μ0IA/4π, यहाँ पर आ जाएगा A² + x² पावर में 3/2। अब ये कैसे आया, तो ये यहाँ से आया है, A² + x², यहाँ पर पावर में कितना है 1, A² + x², ये अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब इसके पावर में कितना है 1/2, और जब हम लोग 1 को 1/2 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी, 3/2। यहाँ पर पावर रूल लगा है, पावर रूल क्यों लगा है, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1/2 है, तो पावर रूल लगाएंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसलिए 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया A² + x² के पावर में कितना आ गया, 3/2 आ गया, इंटू में l। अब l का वैल्यू यहाँ पर क्या लिए हैं, 2πr, r के जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, a लिए हैं, इसलिए l = क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2πa। जब इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा μ0IA, ब्रैकेट में आ जाएगा 2πa, 4 ओपन में आ जाएगा 4π, और ब्रैकेट में आ जाएगा A² + x² का होल पावर 3/2। अब यहाँ पर ये जो पाई है, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जो है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो हम लोग को मिलेगा μ0IA² 2A² + x² की पावर में 3/2। और यही क्या है, कोई भी सर्कुलर लूप के एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो एक्सिस होता है, उस एक्सिस में किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग x लिए हैं, किसी किसी बुक में x की जगह पर r लिया जाता है और r की जगह पर x लिया जाता है, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि r को हम लोग x से रिप्लेस कर सकते हैं। किसी किसी बुक में इसको नोटेशन को जस्ट दूसरा लेते हैं, है ना, यहाँ पर दूसरा लिए हैं, किसी किसी बुक में दूसरा लेते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कॉन्सेप्ट यहीं रहेगा सेम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग को किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना मिल गया था। अब यदि यहाँ पर मैं x के वैल्यू को 0 कर दूं, x के वैल्यू को 0 करने का मतलब क्या है जी, ये जो लूप था ना, ये इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट P था, अब इसको 0 कर देता हूँ, मतलब इस पॉइंट P को मैं यहीं पर ला देता हूँ, तब मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, ये तो सेंटर पर आ गया। तो जब पॉइंट P जो है एक्सिस से कहाँ पर आ गया, सेंटर पर आ गया, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और वही वैल्यू हमको मिल रहा है। देखो B = μ0I/2a मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे तो a के पावर में 2 आ जाएगा, और पावर में क्या है 3/2 है, तो और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a के पावर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर a के पावर में 2 है, a के पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 और
2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ए यहाँ पर बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2a मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हो सकता है हम लोग जिस लूप की बात कर रहे हैं ये 1 लूप ना होकर n टर्म्स हो। n टर्म्स होने का मतलब ये है वहाँ पर जो कॉइल है, सर्कुलर लूप बनाया है जिस कंडक्टर का, हो सकता है वो कंडक्टर एक ना होकर एक से ज़्यादा हो, n टर्म्स हो। तो उस सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इफ द कॉइल इज कंजिस्ट ऑफ n टर्म्स देन इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 में n का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 3 में भी n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा n टर्म्स के लिए किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए किसी भी कंडक्टर को सर्कुलर लूप में अगर फोल्ड कर देते हैं और इसमें करंट फ्लो कर देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन को कैसे पता करें। तो डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग 2 रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट लूप। अगर कोई सर्कुलर करेंट लूप दिया हुआ है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए 2 रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा क्लॉक रूल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले मैं बताया था कि इसमें नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप है, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है उसी करंट के डायरेक्शन में हम लोग अपने 4 फिंगर को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं या घुमाते हैं या रोटेट करते हैं। तो हमारा जो अंगूठे का जो डायरेक्शन है, यही अंगूठे का डायरेक्शन है, थंब का जो डायरेक्शन है हमको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को बताता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर किसी कंडक्टर में सर्कुलर करेंट लूप कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग अगर 4 फिंगर को रोटेट करें या कर्ल करें तो जो अंगूठे का या जो थंब का जो डायरेक्शन है वही हमको बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये पहला तरीका है किसी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा तरीका है क्लॉक रूल। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार, है ना। उसी प्रकार सेकेंड रूल है क्लॉक रूल, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आप लोग को प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्लॉक रूल से कैसे पता करते हैं। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये येलो कलर का दिखाया हुआ, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पर एरो में दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलर लूप है मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, अगर कोई सर्कुलर लूप है और इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस प्रकार का जो कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमको वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट जो है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है तो दूसरा छोर उसका क्या किस तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे बार मैग्नेट के बारे में, या नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में नहीं, 5 चैप्टर में मैग्नेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किसी सर्कुलर लूप में हम लोग 2 तरीके से डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का। अब आगे बात करते हैं कुछ कंक्लूजन की। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाले, हमको क्या मिला जी, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपन 2a। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या मिल रहा है, b जो है रेसिप्रोकल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, a के। a मतलब रेडियस बोल सकते हो या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो सेंटर पॉइंट से एलिमेंट के बीच का। तो यहाँ पर हम लोग को जब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तब हम लोग को ये वाला कर्व मिलता है।
ये कर्व हमको क्या बताता है जी, बी का वैल्यू इंक्रीज होता है जब ए का वैल्यू डिक्रीज होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए का वैल्यू इंक्रीज होता है तो बी का वैल्यू डिक्रीज होता है। ये कर्व को डिफाइन करता है। तो ये वाला कर्व हम लोग को किसके लिए मिलता है, जब करंट जो है किसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे। और ये वाला कर्व हम लोग को कब मिलता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, तब उस डायरेक्शन में ये वाला कर्व मिलता है, और ये भी ये वाले रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो बायोसेवर्ट का एप्लीकेशन जो है कंप्लीट होता है। अगर बायोसेवर्ट के तीनों एप्लीकेशंस में अगर कहीं भी कुछ भी समस्या है या कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये इस चैप्टर का 5th नंबर का टॉपिक है। इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी ये लेक्चर जो है बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, है ना। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल।